हेलो दोस्तों, आज हम सब सीटेट 2022-23 के लिए क्लास को शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले सीडीपी बाल विकास में शिक्षा शास्त्र को शुरू कर रहे हैं, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सीटेट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। पहले हम सब समझ लेते हैं कैसे हम सब क्लास को शुरू करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे। पहले जितने पॉइंट रहेंगे, हर पॉइंट को हम परिभाषा के जरिए समझेंगे, फिर उसकी व्याख्या के जरिए और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। फिर उस परिभाषा को कौन कहा है, कौन वैज्ञानिक कहा है और उन वैज्ञानिक का सिद्धांत क्या है, इस पर एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। पहला पॉइंट आपका है त्रुटि एवं प्रयास। अब इसकी हम परिभाषा समझेंगे और इसको हम व्याख्या के जरिए और स्पष्ट करेंगे। आइए हम पहले इसको समझते हैं। त्रुटि एवं प्रयास कहते किसे हैं? कह रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों में त्रुटियां, भ्रांतियों, असफलता नकारात्मक रूप से न लेकर सकारात्मक रूप से ले। पहले आप यह समझने का प्रयास करिएगा, इसमें जितनी भी बातें कही जाएंगी वो बालक के लिए है, एक छोटे से बालक के लिए है कि हाँ, बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे। अगर बालक कोई गलती कर रहा है, उसको गलत है कि सही है, उसे कैसे समझेंगे, हम इस पे ही चर्चा करेंगे। इसमें करेंगे अगर कोई गलती हो रही है, बालक असफल हो रहा है या फिर उससे कोई गलती हो रही है, उसे गलत ना समझिए, उसको आप सकारात्मक रूप से लीजिए। अगर इसको हम उदाहरण के जरिए समझ लें, अगर कोई छोटा बच्चा है, पढ़ने गया, पहले दिन क्लास में गया, वह 100 तक गिनती नहीं सीख लेगा, वह पहाड़ा नहीं सीख लेगा, वह कोई फार्मूला नहीं सीख लेगा, लेकिन एक चीज़ वह जरूर करेगा, गलती करेगा और त्रुटि करेगा। अब इसको हम व्याख्या के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं बच्चा पहले दिन क्लास में जाएगा, कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन एक चीज़ वह जरूर सीखता है। वह क्या है? गलती और त्रुटि। अर्थात गलती को नहीं मानना है गलत, गलती को लेना है सकारात्मक। आप इसको इस पूरे क्लास में आप यह ध्यान दीजिएगा कि बालक की कहीं गलती नहीं निकलेगी। बालक फेल हो रहा है तो बालक की गलती नहीं है, मतलब कहीं भी आपको बालक को गलत नहीं समझना है, बल्कि उसकी गलती को सकारात्मक रूप से लेना है। आप ऐसे विकल्प का कभी नहीं चयन करना जिसमें बालक को गलत दिखाया गया हो। हर समय बालक इसमें सही रहेगा। उसकी व्यवस्थाएं गलत हो सकती हैं, टीचर गलत हो सकता है, टीचर पढ़ाने के तरीका गलत हो सकता है, सरकार गलत हो सकती है, सिस्टम गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं गलत होगा वो कौन है? बालक है। आइए हम अगला पॉइंट को समझते हैं। आंतरिक प्रेरणा। करें यह प्रेरणा का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। ऐसे प्रश्नों में लालच या बाहरी पुरस्कार को बढ़ावा विकल्प का चयन न करें, बल्कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें आंतरिक प्रेरणा दिखाई पड़े। कह रहे हैं कि आप ऐसे किसी विकल्प का चयन न करें जिसमें लालच के जरिए पढ़ाया गया हो, पुरस्कार के जरिए बच्चे को पढ़ाया गया हो, बल्कि जब बच्चा के आंतरिक मतलब अंदर से जागृत होकर पढ़े तो ऐसे विकल्प को आपको चयन करना है। अगर इसको हम व्याख्या के जरिए समझे, कह रहे हैं कि अगर आप किसी बालक को पढ़ने के लिए कहते हैं, बेटा पढ़ो 5 रुपए देंगे, ऐसा रोज रोज कहने से बालक एक दिन सवाल को छोड़कर पैसे पर ही फोकस कर लेगा। आप जाहिर सी बात अपने घर पे ही आप देखेंगे, बच्चे को किसी काम के लिए एक बार बोलेंगे, करो बच्चा 5 रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे, ऐसा रोज कहने से कोई भी काम कहेंगे बच्चा तुरंत कहेगा पैसा दीजिए फिर करते हैं। वही कह रहे हैं, फिर अगर आप एक दिन ऐसा बोलेंगे बेटा एक सवाल लगा के दिखाओ, बालक तुरंत बोलेगा नहीं पहले 5 रुपए दीजिए। इसलिए कह रहे हैं बालक को अंदर से जागृत करें। जहाँ पर बालक अपनी रुचि से पढ़े वहाँ होती है आंतरिक प्रेरणा। कैसी होती है? आंतरिक प्रेरणा। अब कहने का तात्पर्य है बालक को आप अंदर से जागृत करिए, वह अंदर से पढ़ें। अगर इसको आप एक उदाहरण के जरिए और हम समझते हैं, किसी बच्चे का एग्ज़ाम है,
माता पिता सो रहे हैं, वह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है। यह होती है आंतरिक प्रेरणा, क्योंकि यहाँ पे बालक को कोई लालच नहीं दिया गया, कोई उसे पुरस्कार नहीं दिया गया है, लेकिन उसका एग्ज़ाम है, वो अंदर से जागृत हुआ है कि हमारा सुबह एग्ज़ाम है, हमको पढ़ना है। करें बालक को इस तरह से आप पढ़ाइए कि उसके अंदर से जागृत हो, अंदर से पढ़ने की रुचि अंदर से पैदा हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है लिंग पूर्वाग्रह। इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो पहले हम सबसे पहले इसमें पूर्वाग्रह को समझते हैं। पूर्वाग्रह कहते किसे हैं, फिर हम लिंग पूर्वाग्रह को जोड़ देंगे। लिंग पूर्वाग्रह का दूसरा नाम लिंग रूढ़बद्धता है। क्या है? लिंग रूढ़बद्धता है। अगर हम इसको हम व्याख्या के जरिए समझें, पहले पूर्वाग्रह को समझते हैं। करें जहाँ पर बिना तर्क की बात किया जाए उसे हम पूर्वाग्रह कहेंगे। कहने का मतलब जहाँ पर कोई वैज्ञानिक थॉट ना हो, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत ना हो, उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण है सिंपल सा, यूपी के लोगों की गणित अच्छी है। अब बताइए ऐसा कहीं लिखा गया है? कोई वैज्ञानिक सिद्ध किया है कि हाँ यूपी के लोगों की गणित अच्छी है, यहाँ के लोगों की गणित अच्छी नहीं है? ऐसा नहीं है ना। इसलिए कह रहे हैं इसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। इसको बस आप समझिए कि पूर्वाग्रह किसे कहेंगे। जहाँ पर बिना तर्क की बात किया जाए उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। बस आप इतना समझिए। अब इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। इसको हम लिंग पूर्वाग्रह समझते हैं। अब जहाँ पे स्त्री और पुरुष का बोध करके बात हो उसे हम लिंग पूर्वाग्रह कहते हैं। ऐसा कोई कथन जहाँ स्त्री या पुरुष पर आधारित हो लेकिन कथन के पक्ष में कोई तर्क ना हो। स्त्री और पुरुष के पक्ष में तो हो लेकिन उस कथन का कोई तर्क ना हो, कोई वैज्ञानिक साक्ष्य ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग पूर्वाग्रह कहेंगे। जैसे लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। अब बताइए कौन वैज्ञानिक सिद्ध किया है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं? ऐसा तो है नहीं। किसी वैज्ञानिक सिद्ध किए हैं कि हाँ लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, लड़के ज़्यादा तेज होते हैं? ऐसा कुछ है नहीं। लड़के सिर्फ जीन्स पहनते हैं। अब बताइए ये लिंग पूर्वाग्रह के अंतर्गत आएगा ना। सिर्फ लड़के जींस पहनते हैं? कहीं लिखा है? कहीं कोई वैज्ञानिक सिद्ध किया है? लड़कियां सिर्फ चाय बनाती हैं। यह सब लिंग पूर्वाग्रह के अंतर्गत आएंगे। हमको विश्वास है आप लिंग पूर्वाग्रह अच्छे से समझ गए होंगे। और इसको हम और समझते हैं। दूसरा पॉइंट इसका, समाज से लिंग पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए बालक बालिकाओं को पारंपरिक भूमिकाओं को विपरीत रखना चाहिए। कह रहे हैं अगर समाज से लिंग पूर्वाग्रह को दूर करना है, जैसे घर में कोई रिश्तेदार आ गए, चाय बनाना है, सबसे पहले जो घर पे लड़कियां हैं उन्हीं को देखेंगे, हाँ चाय बनाइए। ऐसा तो है नहीं कहीं पे लिखा गया है कि हाँ लड़कियां ही चाय बनाएंगी। इसीलिए कह रहे हैं कि जब ये दोनों लोग एक विपरीत काम करेंगे, चाय बनाना है चाय लड़का बनाए और बाजार से सब्जी लाना है तो जाके लड़की लाए, इससे जो है लिंग पूर्वाग्रह की जो ऐसा करने से जो समाज में असमानता है इसको दूर किया जा सकता है। कह रहे हैं बालक के घर में चाय बनाना तथा बालिका का बाजार में जाके सब्जी लाना, एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए, ये जो है लिंग पूर्वाग्रह की असमानता को दूर करता है। अगर इसको और हम एग्जाम्पल के जरिए समझें, इसे पिता शर्ट की बटन लगाएं और मम्मी बिजनेस का हिसाब करें, इससे दूर होगा लिंग पूर्वाग्रह। ये सब एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप खुद सोचिए। अगर लिंग पूर्वाग्रह को दूर करना है तो ऐसे विपरीत काम करें जो तार्किक ना हो, जो अतार्किक हो, उस मतलब ऐसे चीज़ को हम विपरीत करें, इससे लिंग पूर्वाग्रह दूर होगा। अगला हम समझते हैं प्रगतिशील शिक्षण। प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ एक ऐसी शिक्षा से है जो वास्तविक जीवन की चुनौतियों से जुड़ी हो तथा जमाने की मांग के अनुसार हो, अर्थात शिक्षा रोजगार आधारित हो तथा गतिविधि आधारित हो। कहने का मतलब है प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है इसको हम व्याख्या के जरिए समझते हैं। कह रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डेवी हैं। कह रहे हैं ऐसी शिक्षा मत लो जो किसी काम की ना हो। कह रहे हैं जॉन डेवी का मानना था ऐसी शिक्षा आप मत लो जो किसी काम का ना हो।
जैसे हम आपसे काम कराएं, उसके बदले में आपको 500 रुपये को पुराने नोट दें जो बंद हो गए हैं, आप नहीं लेंगे। शिक्षा का मूल्य उसकी डिग्री से नहीं है, उसके यूज से है। ये बहुत बड़ी बात है। करें कि शिक्षा आप कितनी डिग्री पढ़नी है इससे मतलब नहीं है, उस डिग्री का यूज है कि नहीं है, उस डिग्री से आपको नौकरी मिली है कि नहीं मिली है, आपको खाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई, इससे मतलब है। आप डिग्री कितना रखें इससे मतलब नहीं है। शिक्षा वह है जो दिलाए जवाब, शिक्षा वह है जो सीखी जाए, कोई नहीं सीखता रट्टा मार के। कहने का मतलब है शिक्षा का वही मतलब है जो आपको 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था कराए। बाकी डिग्री आप रख लो उससे मतलब नहीं है। डिग्री, शिक्षा का मूल्य डिग्री से नहीं है, उसके यूज से है। किसमें ऐसा किसका मानना था? जॉन डेवी का मानना था। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। इसको हम समझते हैं। बच्चों को डांटना, मारना, जिज्ञासा न शांत करना, प्रश्न का जवाब न देना, बाहर निकालना, शिकायत करना, इच्छा के विरुद्ध पढ़ाना, यह जो है बाल केंद्रित शिक्षा का हनन है। ये जो बाल केंद्रित शिक्षा का हनन है। इस प्रकार के प्रश्नों में उसी विकल्प का चयन करें जिसमें छात्र को वरीयता दी गई हो। क्या दिया गया हो? वरीयता दी गई हो। इसको अगर हम व्याख्या के जरिए समझते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डेवी है। गलत हो सकता है सिस्टम, गलत हो सकता है सरकार, गलत हो सकता है शिक्षक, गलत हो सकता है तुम्हारे द्वारा यूज की गई सहायक सामग्री, गलत हो सकता है विधियां, लेकिन एक आदमी जो कभी नहीं गलत होता कौन है? वह है बालक। इसलिए आपको बालक को कभी गलत नहीं दिखाना है। आप ऐसे किसी विकल्प को चयन ना कीजिए जिसमें बालक को गलत दिखाया गया हो। अगला आगे हम समझते हैं। अगर एक लड़का फेल हो जाता है तो ये सब गलत हो सकते हैं, लेकिन बालक गलत नहीं हो सकता। आप ऐसा समझिए, क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में एक भी बच्चा फेल हो जाता है तो ये सब गलत हो सकते हैं। सिस्टम गलत हो सकता है, सरकार गलत हो सकती है, शिक्षक गलत हो सकते हैं, उसके पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, उसके द्वारा यूज की गई सामग्री गलत हो सकती है, लेकिन एक लोग कभी नहीं गलत हो। कौन है? लड़का, बालक जो है कभी गलत नहीं होगा। अब 100 में 99 बच्चे पास हुए हैं, करें उससे नहीं मतलब है, लेकिन एक बच्चा तो नहीं पास हुआ ना, इसलिए यह सारे सिस्टम गलत हो सकते हैं, लेकिन बालक की गलती नहीं है। ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अगला हम समझते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। कह रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों में समानता या समान शब्द के बहकावे में न आए। कैसी? समानता या समान शब्द के बहकावे में न आए, बल्कि ऐसे विकल्प का चयन करें जिसमें विविधता का सम्मान दिया गया हो। कैसे? विविधता का सम्मान दिया गया हो। इसको हम व्याख्या के जरिए समझते हैं। जन्म से भी पाई जाती है विभिन्नता, वातावरण से भी पाई जाती है विभिन्नता। अब आप समझिए, हम दोनों आंखों से अंधा हूं, सामने वाला दोनों कानों से बहरा है, तो दोनों को एक ही प्रकार से नहीं पढ़ाया जा सकता। यही कहने का मतलब है कि 2 बच्चों को एक समान नहीं हो सकते, उनकी तार्किक क्षमता एक समान नहीं हो सकती, उनको पढ़ाने का तरीका एक समान नहीं हो सकता। अगर एक क्लास में एक अंधा एक बहरा बच्चा है, क्या दोनों को एक तरीके से पढ़ाया जा सकता है? नहीं पढ़ाया जा सकता। इसमें यही बताने का प्रयास हुआ है कि दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। इसमें समान ऐसे क्वेश्चनों में आपको समान शब्द के बहकावे में नहीं आना है। हाँ, ये समान हो सकते हैं ऐसा नहीं है, दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पूर्व ज्ञान। इसको समझते हैं हम। बालक का पूर्व ज्ञान उसकी जमा पूंजी है, इसीलिए शिक्षक को नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। आप पहले क्लास में गए किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, पहले आपको पता करना है बच्चे को पता है किसके बारे में क्या जानता है क्या नहीं जानता है। जिसे आपको जानवर के बारे में पढ़ाना है, नीचे उदाहरण भी लिखा गया है। जानवर के बारे में पढ़ाना है तो आप सबसे पहले आप कुत्ते से क्यों नहीं शुरू करते हैं? आप कंगारू से क्यों शुरू करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसके बच्चों को पता ही नहीं कंगारू होता क्या है।
वही कह रहे हैं कि बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़िए, बच्चों को जो पता रहे उससे जोड़ के आप पढ़ाइए। पहले को आप कुत्ते से शुरू करिए, फिर पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में कंगारू पढ़ाइए। लेकिन अगर आप कंगारू से आप शुरू कर देंगे, बच्चा कंगारू के बारे में जानता ही नहीं है, वो कैसे समझ पाएगा कंगारू होता क्या है, कैसे क्या है। लेकिन वह कुत्ता हर समय देखा है, वह पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसको हम समझते हैं और करें, बालक को जब भी सिखाएं उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के सिखाएं। जैसे अगर आपको जानवर के बारे में पढ़ाना है तो आप कुत्ते के बारे में क्यों नहीं शुरू करते, आप क्यों कंगारू से शुरू कर रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्योंकि बच्चा कोरी पटिया नहीं है, स्कूल आने से पहले हजारों शब्द का ज्ञान हो चुका है उसको। कह रहे हैं बच्चा स्कूल, ऐसा नहीं कि स्कूल आ रहा है तो एकदम किसी शब्द का उसको ज्ञान नहीं है, वह स्कूल आने से पहले हजारों शब्द जान चुका है। इसलिए बच्चों को कोरी पटिया नहीं समझना चाहिए को अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ नहीं पता, बस यहीं स्कूल से बच्चे पढ़ेंगे बाकी, और इसके पहले वह कुछ नहीं सीखे हैं। इसके पहले बहुत सब चीज़ सीख के ही स्कूल में आते हैं। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण। कह रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसे विकल्प का चयन करें जिसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव संयुक्त रूप से दिखाया गया हो। कह रहे हैं कि जो वंशानुक्रम एवं वातावरण होता है दोनों का संयुक्त रूप से दिखाया गया है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य है अच्छी पैदावार के लिए किसान हर साल लाता है अच्छे बीज। अब अच्छे बीज क्या हो गए, वंशानुक्रम हो गए। लेकिन बिना वातावरण के अच्छी फसल सिर्फ अच्छे बीज से नहीं होंगे। कहने का अच्छा बीज तो लाया, वह बो दिया, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। तो वही कह रहे हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण संयुक्त रूप से दिखाया गया है, संयुक्त रूप से दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक चीज़ अच्छा रहेगा, एक चीज़ खराब रहेगा तो नहीं हो सकता। वातावरण बहुत अच्छा है, आप अच्छी बीज नहीं लाए हैं, अच्छी पैदा नहीं हुई। वही कह रहे हैं कि बल्कि अच्छी पैदावार के लिए वातावरण भी जरूरी है।